नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वार्षिक कार्यकारिणी चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता बब्बन प्रसाद चौबे, अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मंसूर इलाही ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं महामंत्री पद के लिए विनोद कुमार सिंह, महामंत्री पद के लिए ही विनोद चंद्र पांडे ने भी अपना पर्चा भरा। संयुक्त मंत्री द्वितीय पद के लिए राकेश कुमार चौरसिया एडवोकेट ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कचहरी में आज पूरी तरह से चुनावी माहौल देखने को मिला। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने साथी अधिवक्ताओं से संपर्क करना तेज कर दिया है। रविवार को नामांकन का अंतिम दिन होगा। इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद आगामी 17 दिसंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी और 18 दिसंबर को मतगणना होने के बाद फाइनल परिणाम आ जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और अगर हम जीत गए, उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेंगे। अगर जीत गए तो हम यहाँ सफाई सुथराई और जो अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, अदालतों की समस्याएं हैं जो पिछले दिनों से काफ़ी ख़राब चल रही है, उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्या है, उसको बैठने की समस्या दूर किया जाएगी। बनने चैम्बर के ऊपर चैम्बर बन सकते हैं, जो हमारे ये शेड है इनके ऊपर बन सकते हैं, उसको बनवाने की कोशिश करेंगे कि हमारे हर अधिवक्ता को बैठने की जगह मिले। अधिवक्ता जब बैठेगा तभी वकालत कर पाएगा। अधिवक्ताओं का एक टॉयलेट है लेकिन साफ़ सुथरा नहीं रहता, ये हम मानते हैं। इसके लिए अलग महिलाओं के लिए एक बनवाया जा सकता है टॉयलेट, उनके बैठने के लिए कोई कमरा अच्छा बड़ा बनवाया जा सकता है। इस सब पर विचार करेंगे बिल्कुल जब जीतने के बाद। अधिवक्ताओं से अपील यही करेंगे कि भाई चुनाव है ये, इसमें बहुत सोच समझ कर चुनाव करें। हम ही नहीं कहते कि मंसूर इलाही को वोट दें, लेकिन ये देखें कि कौन यहाँ पर काम कर पाएगा, किसने पुराना इतिहास देख लें, किसने काम किया है, कौन काम कर पाएगा, उससे तो अपना चुनाव करें। क्या नाम के लिए आपने? मैं मंसूर इलाही एडवोकेट, पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन फैजाबाद, अब के अध्यक्ष के लिए लड़ा हूँ। मंत्री द्वितीय पद के लिए फैजाबाद बार एसोसिएशन जनपद अयोध्या का प्रत्याशी हूँ और मैंने अभी उसका नामांकन किया है। हमें अपने बार एसोसिएशन के हमारे साथी लोग, अधिवक्ता साथी लोग निर्वाचित करते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद फैज़ाबाद कचहरी की जो कैंपस में तमाम गंदगी है उसको साफ़ कराने का और अपने बार एसोसिएशन में तमाम नौजवान हमारे जो विधि व्यवसाय के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आए, फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है, उस पर मैं अपनी कमेटी से निवेदन करके उस फीस को कम कराने का काम करूँगा, जिससे कि हमारे अधिक से अधिक अधिवक्ता भाई इस व्यवसाय में आ सकें। अधिवक्ताओं के बैठने के लिए भी हम लोग व्यवस्था आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें जो सेट बने हुए हैं इनको 3 मंजिला बना करके बिल्डिंग, इसमें सबको स्थापित करने का काम हमारी कमेटी कराएगी। जो महिला अधिवक्ता बहनें हैं उनके लिए भी वॉशरूम और अलग लेटरिन बाथरूम की भी व्यवस्था कराई जाएगी। उनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्थाएं हैं और जो कमियां हैं उसको नई कमेटी के द्वारा हम लोग यदि निर्वाचित होते हैं तो पूरी तरीके से दूर कराएंगे। हमारी कैंटीन अधिवक्ता बंधुओं के लिए है, काफ़ी अभी नई कैंटीन, न्यू डेकोरेटेड कैंटीन खुली है, जहाँ पर हर प्रकार की साफ़ सफाई है और जो भी बजट में हमारे तमाम नवीन अधिवक्ता साथी आए हैं तो उस बजट में वहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या नाम? राकेश चौरसिया एडवोकेट, संयुक्त मंत्री द्वितीय पद है, बार एसोसिएशन जनपद। नामांकन किया जी। अरे ये तो बहुत लोग आना तो है, संभव नहीं है। मुद्दा यही है कि सबसे पहले अगर अवसर मिला, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले जो है मेरा एक ही काम होगा, जूनियरों को सुविधा उपलब्ध कराना। बार में यूरिनल की व्यवस्था नहीं है, उसे उपलब्ध कराना। जैसा कि आप सबसे पहली प्राथमिकता उन्हीं की है। साफ सफाई जो है वो हमारे बार के अपने कोई साधन है नहीं, नगर निगम से सहयोग लेकर के इसका सफाई होती है। जिला न्यायालय से वो अपनी सफाई कराते हैं, वो हमारे से उनसे कोई ताल्लुक़ है नहीं। ना हमको कोई सुविधा देते हैं, ना हमको बैठने की कोई सुविधा जिला न्यायालय से है, ना कोई यूरिनल की व्यवस्था है। सब जो है हम अपने आय के जो साधन है उसी से हम लोग करते हैं और बाहर की कोई आमदनी तो है नहीं। यही किराया से हम वेतन देते हैं कर्मचारियों का। वकालतनामे से जो आय होती है उससे हम अपने
अधिवक्ताओं के SMRF और अन्य कई योजनाएं हैं उसको चलाते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि जूनियर अधिवक्ताओं को काम करने की स्वतंत्रता आना है। और सबसे जो आज ज्वलंत जो समस्या हमारे बार की है वो अत्यधिक एडमिशन फीस। हमारे यहाँ 15,000 रुपया एडमिशन का है। माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइन है, अब हम उसके अनुसार अपने अगर हमें अवसर मिला तो मैं सबसे पहले सामान्य सदन में इसको रख करके और न्यूनतम जो हमारे बाइलाज में धनराशि पहले से निश्चित है उसी पर हम जो है अपने भाइयों का बार में सदस्यता कराऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्यों को करूंगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। बब्बन प्रसाद चौबे मेरा नाम है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान का शुभारंभ कलेक्ट्रेट सभागार में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने निश्चय मित्र और टीबी चैंपियनों को मेमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा राजकीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री के संकल्प टीबी मुक्त भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा से इसका शुभारंभ किया है, जिसका सजीव प्रसारण यहां आज देखने को मिला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि टीबी अभियान के अंतर्गत जनपद में टीबी के लापता रोगियों को खोजने और टीबी से होने वाले मरीजों की मृत्यु दर को कम करने तथा टीबी के नए व्यक्तियों को संक्रमित न होने देने के प्रयासों में तेजी लाना मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि हम 100 दिन के अंदर भारत को टीबी मुक्त करेंगे, ये एक रिकॉर्ड होगा। विश्व के टीबी मुक्त से पहले 5 वर्ष पूर्व भी भारत टीबी मुक्त होगा। तो मोदी जी जो संकल्प लेते हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ पूरा करने का काम करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में ये अभियान शुरू हो रहा है। आज अयोध्या जनपद में भी हमारे साथ हमारे ADM सिटी महोदय, CMO महोदय और जो टीबी विभाग के अधिकारीगण हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी लोग मौजूद हैं। इसमें हम लोगों ने 2 काम किए आज। जो पोषण आवश्यक है ऐसे मरीजों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को दिसंबर 2025 तक टीबी से मुक्त करने का संकल्प लिया है। तो अब क्योंकि बहुत कम समय शेष रह गया है, तो इसीलिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100 दिनों का ये विशेष प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इन 100 दिनों में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर और दूसरे विभाग जैसे कि ICDS है, पंचायती राज है, बेसिक शिक्षा है, इन सब विभागों के साथ स्वास्थ्य विभाग घर घर जाके टीबी के जिन 10 लक्षण जो बताए गए हैं उन रोगियों को चिन्हित करेगा, उनकी जांच करेगा और अगर वो टीबी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो तत्काल उपचार उनको उपलब्ध कराएगा। दूसरा ये कि हमारा फोकस इस समय कुछ जो है हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे 60 वर्ष की आयु के अधिक लोग और जैसे धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, जो शराब का नशा करते हैं वो, डायबिटीज़ वाले पेशेंट, HIV पेशेंट और ऐसे व्यक्ति जिनको कि विगत 5 वर्षों के अंदर टीबी हुई है और जो टीबी के पेशेंट हैं जो उनके संपर्क में आए हुए लोग। तो इन सब लोगों पे हमारा विशेष फोकस है, क्योंकि अगर एक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का आज दूसरा दिन था। राम मंदिर निर्माण प्रगति की जानकारी निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से साझा की। उन्होंने कहा कि सुग्रीव किला से लेकर राम मंदिर के परकोटा तक दर्शन मार्ग पर अस्थायी कैनोपी लगाने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन आज पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कैनोपी में श्रद्धालुओं के लिए सारी सुविधाएं होंगी। लोअर प्लिंथ पर बन रहे 85 स्टोन के म्यून, जिस पर वाल्मीकि रामायण के श्लोक अंकित होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुवाद होगा। फरवरी के बाद श्रद्धालुओं को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। परिसर में बन रहे सप्त मंदिर भी फरवरी तक पूर्ण हो जाएंगे।
वह अभी पूर्ण नहीं हो पाया है और उसमें जिसको कहते हैं ऑडिट हो रहा है, तथ्यों का ऑडिट हो रहा है। और वो आप यूँ समझें कि वो डॉक्यूमेंट्री यदि स्वीकृति मिली, स्वीकृति नहीं है तो कृपा करके ऐसा आप ना समझें कि स्वीकृति मिल गई है। यदि स्वीकृति मिलती है तो हम चाहेंगे कि वह दूरदर्शन के माध्यम से दिखाया जाए, लेकिन अभी उसकी स्वीकृति नहीं है, अभी वो अपनी पूर्णता की ओर नहीं है। मैं इसके बारे में अभी आश्वस्त नहीं हूँ कि किस समय तक हो पाएगा। जी, जो भगवान राम मंदिर में निर्माणाधीन प्रथम तल द्वितीय है, उसमें दरवाजे कैसे लगे, कितने लगे और कितने स्वर्ण जड़ित होंगे? कुल मिलाकर के जो दरवाजे लगने हैं, सब मिला करके करीब 50 दरवाजे अलग अलग मंदिरों को मिला करके लगेंगे। जो स्वर्ण का काम है वह केवल भूतल पर ही होगा, बाकी स्वर्ण का काम शिखर पे होगा और अन्य जो मंडप हैं जिनके शिखर हैं उनके ऊपर शीर्षस्थ बिंदु पर जो है गोल्ड का कार्य। मतलब जितने भी राम मंदिर में मंडप हैं सभी स्वर्ण जड़ित कि पूरे नहीं, पूरे स्वर्ण जड़ित नहीं होंगे, केवल उनका जो एपेक्स होगा, बिंदु होगा, जहाँ की एक तरीके से आध्यात्मिक नगरी में आम जन का आध्यात्म शुक्रवार को चरम पर रहा। राम विवाह के उत्सव की धूम थी। मंदिरों में हल्दी अक्षत से रस्म की गई। विवाह गीतों के बीच श्री राम के साथ चारों भाइयों को दूल्हा बनाया गया। गाजे बाजे, हाथी घोड़े पालकी के साथ राम बारात गाली गई। अयोध्या की सड़कों पर लगभग 1 लाख की संख्या में बाराती मौजूद रहे। बड़ी संख्या में भक्त भगवान राम की बारात देखने के लिए सड़कों पर उमड़े थे। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के बैंड रामधुन बजा रहे थे। बारात में भक्तों के पांव थिरक रहे थे। धार्मिक उल्लास की खुशी चरम पर थी। श्रद्धालु भाव विभोर थे। रामनगरी के लक्ष्मण किला में माता सीता के प्रतिरूप को जेवर चढ़ाए गए। पूजा हुई। दशरथ महल में पंजाब से आए युवक भांगड़ा कर रहे थे। बता दें कि दशरथ महल से राम विवाह की बारात घोड़ा, हाथी, रथ, पंजाबी भांगड़ा और नृत्य के साथ पटाखे फोड़ते हुए निकाली गई। वहीं कनक भवन में भगवान श्री राम को सेहरा पहना करके उनका श्रृंगार किया गया था। मनमोहक स्वरूपों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। राम मंदिर के निकट स्थित रंग महल में 300 वर्ष पुराने आम के मंडप में राम विवाह का आयोजन हुआ। कुल मिलाकर के अयोध्या में शुक्रवार की शाम को राम बारात निकाली गई गाजे बाजे के साथ। श्री राम की बारात जा रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत उत्साह से हम लोग कर रहे हैं बारात की व्यवस्था। ये तो हमेशा निकलता रहा, बहुत अच्छा है, हमेशा निकलता रहा। बहुत उत्साहित है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामचंद्र गुप्ता।